गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम जो है वो भी अरूज पर है। कितना अहम है ये सियासी मैदान सजने जा रहा है। इस्तेहकाम है पाकिस्तान पार्टी की। मैं फुटेजेस वगैरह देख रहा था, वो बड़े पुरजोश हैं। किस जमात के कौन कौन से ऐसे तगड़े उम्मीदवार हैं जिनके दरमियान जो है वो कांटे का मुकाबला हो सकता है। पार्टी से ज़्यादा वहाँ पे पर्सनैलिटी जो है वो बहुत काउंट की जाती है। विनिंग रेशो आप क्या देख रहे हैं? हर जमात जो है कम से कम 5-6 इस तरह जो है ना सीटें लेके जाएगी और फिर ये कोलिशन में गवर्नमेंट बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द वायरल टॉक के साथ आपका होस्ट सजाद हुसैन। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को इंतखाबात हो रहे हैं और पाकिस्तान की बेहतरीन सियासी जो पार्टियां हैं वो मैदान में अपने बेहतरीन उम्मीदवारों के साथ उतर चुकी हैं। वहाँ पर इंतखाबी मुहिम जो है वो भी अरूज पर है और मुख्तलिफ सियासी जमातें और उनके जो लीडरान हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो आवाम से मुख्तलिफ वादे कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि क्या वाकई वहाँ पर जो गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए ये जमातें कुछ करेंगी या फिर माजी की तरह सिर्फ वो अपने नारे ही लगाएंगी। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं उमर फारूक साहब। उनसे जानेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के हकीकी मसाइल क्या हैं और किन सियासी जमातों के दरमियान और किन उम्मीदवारों के दरमियान तगड़ा मुकाबला हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। वालेकुम सलाम सजाद साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा उमर साहब, बताइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान में जो इंतखाबी मार्का है वो सज चुका है। 7 जून को इंतखाबात हैं। इसमें कौन कौन सी सियासी जमातें जो हैं वो अपने बेहतरीन उम्मीदवारों के साथ उतर चुकी हैं और ये कितना अहम जो है ये सियासी मैदान सजने जा रहा है? ये 7 जून 2026 के जो इंतखाबात हैं ये बहुत अहम हैं और गिलगित बल्तिस्तान जैसा अहम खित्ता जो कि 3 डिवीज़न्स और 12, 13, 14 ज़िलों पर मुश्तमिल है, उसके लिए ये इंतखाबात नहायत अहम है। क्योंकि वहाँ पे आप देखें बड़ी एक दुनिया रहती है और वहाँ बहुत दुनिया जाती भी है, तो ज़रूरी है कि वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा सेटअप कायम हो जो वहाँ के मसाइल को हल करे और वहाँ का एक सीएम हो, चीफ मिनिस्टर हो, और ताकि वहाँ के लोगों के जो भी वो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो सकें। तो इसके लिए 7 जून 2026 को एक मार्का सजने जा रहा है जिसमें बड़ी पार्टीज़ शिरकत करेंगी, आज़ाद उम्मीदवार भी शिरकत करेंगे। लेकिन जितनी भी पार्टीज़ करेंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेजर पार्टीज़ हैं उनका ही ज़्यादा वहाँ पे अमल दखल होगा, जिसमें एक ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, तहरीक इंसाफ है और एक नई उभरती हुई जमात है इस्तेहकाम है पाकिस्तान पार्टी। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त मार्का होगा, देखने से ताल्लुक़ रखता है और इसकी गहमा गहमी वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है और लोगों की मैं फुटेजेस वगैरह देख रहा था, वो बड़े पुरजोश हैं इस हवाले से। और वहाँ का जो लोकल मीडिया है इसको खासी कवरेज दे रहा है। तो अब देखते हैं कि हमारा जो रेगुलर मीडिया है, जो नेशनल मीडिया है, वो कब इसको फुल अपने उसके फ़्लो में लेके आएगा। अच्छा उमर साहब, ये जो उम्मीदवारों के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि किस किस जमात के कौन कौन से ऐसे तगड़े उम्मीदवार हैं जिनके दरमियान जो है वो कांटे का मुकाबला हो सकता है। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि 4 बड़ी जमातें वहाँ पे हिस्सा लेती हुई नज़र आ रही हैं, जो कि हर साल हुआ करता है और उनके बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो कि वहाँ के बड़े मशहूर फिगर्स हैं। जैसे अगर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करूँ तो वहाँ अमजद हुसैन एडवोकेट हैं, कर्नल रिटायर्ड इम्तियाज़ुल हक हैं, इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल हैं, जबकि नून लीग की तरफ से हाफिज़ हफीज़ुर रहमान हैं, रेहान शाह हैं। और जैसा कि मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि ये एक नई उभरती हुई जमात है इस्तेहकाम है पाकिस्तान पार्टी। इनके हाजी गुलबर खान साहब, कैप्टन शफ़ी साहब और जलाल खान मकबून, ये वो लोग हैं जो कि इस वक्त वहाँ पे बड़ा रिनाउंड लोग हैं और इन्हीं के दरमियान जो है ना मुकाबला वहाँ पे ज़्यादा नज़र आएगा। और दूसरा वहाँ पे ना, वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, पार्टी से ज़्यादा वहाँ पे पर्सनैलिटी जो है वो बहुत काउंट की जाती है। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग जिनका वहाँ पे पर्सनली बहुत रोब है या लोग जिनको बहुत मानते हैं उनको वो वोट ही देते हैं। और शायद आप ये कह लें कि वहाँ पे बिरादरी का वोट बहुत चलता है। और दूसरा एक और चीज़ भी जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में नोट की गई है कि यूजुअली जिस पार्टी का फेडरल में होल्ड होता है या जो गवर्नमेंट फेडरल में होती है वही गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में जो है ना जीतती है। अच्छा, इसमें गिलगित बल्तिस्तान में हमने देखा, मुख्तलिफ स्पीचेज़ में भी देखा और सारी पार्टीज़ भी अपने अपने मंशूर में कह रही है, वो कह रही है कि हम जो है इस खित्ते को जो है जब वो टूरिज़म के हवाले से बड़ा प्रमोट करेंगे। लास्ट टाइम जो आपने जिस तरह बात की कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी
के उम्मीदवार भी हैं, वहाँ पर जो पार्टी लीडर हैं अब्दुल अलीम खान साहब, उन्होंने भी टूरिज़्म के हवाले से कुछ बातें की हैं और उन्होंने कहा है कि वहाँ पर जो अरबों डॉलर्स हैं वो रेवेन्यू जनरेट हो सकता है अगर हम वहाँ पे कुछ काम करें। तो ऐसे कौन कौन से स्पॉट्स हैं या क्या ऐसा वो पार्टी कर सकती है जिसकी बिना पर जो गिलगित बल्तिस्तान का एक इलाका है वो टूरिज़्म के हवाले से पूरी दुनिया में माना जाए? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पार्टी के जो सदर थे, जो फेडरल मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन है, अगले दिन मैं उनकी स्टेटमेंट भी सुन रहा था, वो इस चीज़ के लिए विलिंग है कि हम इसको स्विट्ज़रलैंड बना सकते हैं, एंड ही इज़ वेरी राइट, क्योंकि खूबसूरती में ये खित्ता किसी से पीछे नहीं है। अब बात सिर्फ है कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी बाय रोड्स होती है, और जितना मैं आपको बताता चलूँ, साथ के गिलगित और बल्तिस्तान की 2 जगहों पे मैंने भी विज़िट किया है, फॉर एग्जांपल हुंज़ा और गिलगित जो शहर है उसका। मुझे वहाँ पे एक चीज़ महसूस हुई कि वहाँ के लोग बड़े मेंटली अवेयर हैं और दे आर वेरी अवेयर ऑफ देयर राइट्स। तो दूसरी जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा महसूस हुई वहाँ पे ये है कि वहाँ पे रोड्स का एक स्ट्रक्चर है। मेन रोड तो कराकोरम ही है जो आपको वहाँ पे ट्रैवलिंग में कर सकती है, लेकिन चूँकि वहाँ पे ज़िले बहुत सारे हैं, लाइक 12-13 ज़िले हैं, उनकी आपस में इंटरकनेक्टिविटी और बढ़ाने की ज़रूरत है। देखिए ना, आप गिलगित बल्तिस्तान की अगर जोग्राफ़ी देखें तो एक तरफ उसको लद्दाख लगता है, दूसरी तरफ उसको चाइना का जो प्रोविंस है सिनकियांग वो लगता है, नीचे उसके वो केपी वो है आज़ाद कश्मीर वाला एरिया लगता है, इस तरफ उसको केपी लगता है और थोड़ा फासले पे जाके वखान बॉर्डर भी लगता है। तो स्ट्रेटजिकली गिलगित बल्तिस्तान की पोजीशन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मेरा ख्याल है कि वहाँ के अवाम के मसाइल अगर सड़कें बनने से हल होते हैं, क्योंकि सड़कें बनने का मतलब ये है कि वहाँ पे टूरिज़्म का एक तो फ्लो बढ़ेगा, जिससे वहाँ पे रहने वालों को इस तरह फ़ायदा हो सकता है कि वहाँ से जो इनकम जनरेट होगी, जो एमटॉल का जिस तरह हमने जिक्र किया था पिछले दिनों, और वहाँ आने वाली गाड़ियाँ जो पैसे पे करेंगी, उससे वहाँ की लोकल कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में मसाइल भी बहुत हैं जो मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखे। अच्छा, गिलगित के साथ साथ जो स्कर्दू है वो किस लिहाज से इम्पोर्टेंस रखता है अपनी जोग्राफिया के लिहाज से, और वहाँ पर बड़े खूबसूरत तरीन जो है वो टूरिस्ट स्पॉट्स भी हैं, उनके बारे में भी बताइएगा कि वो किस तरह से सियाह जो हैं वो उनकी तरफ उधर जाएँ और अपनी जो आने वाली जो समर वेकेशन हैं वो भी उधर जाके गुजारें? बेसिकली तो बहुत से लोग वैसे बाय रोड ट्रैवल करना पसंद करते हैं, लेकिन इत्तेफाक कह लें कुछ हमारी फैमिली के बच्चे वगैरह थे, हम लोगों ने बाय रोड बाय एयर चले गए हम लोग सारे। गिलगित पे हमने लैंड किया, वहाँ से फिर एक जिस होटल में हमने बुकिंग कराई हुई थी उनकी वो क्रूज़र आई थी बड़ी, और वो आके फिर हमें हुंज़ा ले गई थी। बेसिकली हुंज़ा और स्कर्दू जो है 2 वैलीज़ हैं, वैलीज़ ही मैं कहूँगा, और इनके दरमियान काफ़ी फासला है, वो लोग बाय रोड ट्रैवल करते हैं। और स्कर्दू में एक बहुत बड़ा नेशनल पार्क है जहाँ पे ब्राउन बियर भी नज़र आता है और लोग वहाँ पे फोटोग्राफी करने भी जाते हैं। और हुंज़ा तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है, यानी इंतहाई हसीन जगह लगता है यहाँ पे। और वहाँ का पानी आप देखें, वहाँ की चेरीज़ देखें, वहाँ पे एप्रिकॉट जो उगती है, उसके अलावा वहाँ की आबो हवा इस कदर हसीन और खूबसूरत है कि वहाँ आप खुद महसूस करेंगे कि लोग कितने, उनका रंग भी साफ़ है और वहाँ पे जाना कितना खूबसूरत और पुरअमन एरियाज़ हैं वहाँ पे। हमने कुछ इस तरह के कुछ क्राइम या कुछ स्नैचिंग या कुछ चोरी डकैती इस तरह के वो भी नहीं देखा। बिल्कुल नहीं। और वो लोग दे आर यूज्ड टू द टूरिस्ट, मतलब वो टूरिस्ट फ्रेंडली लोग हैं, उनको पता है कि टूरिस्ट ने आना ही आना है, और टूरिस्ट जो है किसी भी इलाके की बैकबोन होता है। तो इसी तरह स्कर्दू और हुंज़ा के दरमियान जो कनेक्टिविटी है उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया जाए, सफ़र को लेस डेंजरस बनाया जाए, सिक्योर किया जाए, जगह जगह चेक पॉइंट्स हों, एमरजेंसी स्पॉट्स हों, टक शॉप्स हों, तो फिर लोगों के लिए ट्रैवलिंग ईजी होगी और बहुत लोग वहाँ पर ट्रैवल करेंगे। अच्छा, मुख्तलिफ जो इंतखाबी मंशूर है उसके साथ ही उम्मीदवार आते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अगर गिलगित बल्तिस्तान में कोई भी हुकूमत बनती है या कोई कोalition की गवर्नमेंट बनती है, तो वो क्या जो बुनियादी अवामी मसाइल हैं, जिस तरह बिजली की शॉर्टेज है या वहाँ पर रोज़गार का सिस्टम है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, इसके अलावा भी काफ़ी सारे मसाइल हैं, साफ़ पानी के इश्यूज़ हैं, तो ये क्या हल हो पाएंगे या फिर वही इंतखाबात पुराने वाले साबित होंगे, जिस तरह कोई कैंडिडेट जाता है वहाँ पे वादे करता है, फिर 1 साल बाद या 2 साल बाद फिर जाके उनको वो अपना चेहरा दिखाता है वोट मांगने के लिए? फेसबुक के ऊपर कुछ मैंने क्लिप्स वगैरह सुने, देखे, वहाँ का इस दफ़ा जो इलेक्शन में मुझे फीडबैक थोड़ा सा लेने का मौका मिला। वैसे तो बड़ा ज़बरदस्त टाइम है कि वहाँ पे कैमरा और माइक्स लेके मुख्तलिफ लोग जाएं, वहाँ की आबादी के व्यूज़ लें, उसकी क्या ही बात है अगर वो फीडबैक वहाँ से मिल सके। तो मुझे महसूस होता है कि वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में सबसे बड़ी फैसिलिटी जिसकी अगर कमी है तो वो हेल्थ। और हेल्थ जो है ना, उसके लिए ज़रूरी है
कि बजाय इसके कि किसी छोटे शहर में या छोटी जगह पे अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है, उसको बड़ी जगह दूर शहर तक ले जाने में बड़ी लोगों को दिक्कत होती है। फिर ट्रांसपोर्टेशन का इशू है। तो सबसे पहले तो वहाँ पे जो भी विनिंग पार्टी आएगी वो वहाँ पे हेल्थ का इंतज़ाम करे, लोगों को वो तंदुरुस्त होंगे। बेसिक हेल्थ यूनिट, छोटे यूनिट्स वगैरह होने चाहिए, या डिस्पेंसरीज वगैरह इस तरह का कुछ होना चाहिए, या कुछ नहीं तो कुछ नहीं, 100 बेड्स का छोटा मिनी हॉस्पिटल बन जाए, वहाँ पे डॉक्टर्स अपॉइंट हो। उसके अलावा फिर सेकंड नंबर पे जब लोगों की तंदुरुस्ती मिलेगी उसके बाद फिर एजुकेशन है। तो यानी कि कहने का मकसद ये है कि अगर कोई ऐसी जमात जिसका सोशल सेक्टर के अंदर बड़ा काम है, या कोई ऐसा इंसान जो सोशल सेक्टर के अंदर रेवोल्यूशन लाना चाहता है, तो उसको वहाँ के लोग बड़ा अच्छा तरीके से वेलकम करेंगे। अच्छा, आखिर में बताइएगा कि जो हमेशा से अगर कोई मैच भी होता है तो उसमें भी 2-3 टीमें होती हैं, लेकिन जो इलेक्शन है इसमें मोर देन 2 टीम्स होती हैं और ज़्यादा मैक्सिमम टीम्स होती हैं, उनका ही आपस में वो मैच हो रहा होता है। तो विनिंग पोजीशन आप क्या देख रहे हैं? मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, या फिर कोई नई जमात जो कुछ अपनी सीटें जीत कर उनमें शामिल हो जाएगी, या फिर अपोजिशन में बैठेगी? विनिंग रेशो आप क्या देख रहे हैं? इट्स अ $1 मिलियन क्वेश्चन कि कौन सी जमात जो है ना 7 जून का होने वाला मार्का जीतेगी। लेकिन इस वक्त इट्स टू अर्ली टू से। मेरा ये ख्याल है कि जमातें बड़ी जो हैं और आज़ाद उम्मीदवार वो 4 तो बड़ी जमातें हैं, पीपल पार्टी, नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और तहरीक इंसाफ। और गालबन वहाँ पे 33 नशस्तें हैं और अक्सरियत के लिए तकरीबन 17 नशस्तें चाहिए होंगी। तो अगर आप मिला जुला रुझान देख भी लें तो ये पॉसिबल है कि कोई एक जमात 5 सीटें ले जाए, कोई 6 ले जाए, कोई 9 ले जाए। तो कोई ऐसा लगता है जैसे वहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट बनती नज़र आ रही है। तो और जो कैंडिडेट्स हैं वो अगर आप देखें तो वो खुद बजाते खुद वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। तो जो नज़र आ रहा है कि जो कैंडिडेट्स जैसे अभी हमने पिछले सेगमेंट में नाम लिया, तो ये कैंडिडेट्स तो ज़्यादा चांसेस तो ये हैं कि ये विनिंग होंगे। तो हर जमात जो है कम से कम 5-6 इस तरह जो है ना सीटें लेके जाएगी और फिर ये कोलिशन में गवर्नमेंट बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो 7 जून में अब कितने रह गए? 1.5-2 हफ्ते, 5 इतवारें रह गई हैं टोटल। तो इंशाल्लाह ये रिज़ल्ट भी सामने आ जाएगा, पता लग जाएगा गिलगित बल्तिस्तान की आवाम जो है उनका फ्यूचर जो है उसके बनने में कितनी देर रह गई है। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया। एक तो पंजाब और बाकी अगर सिंध की बात की जाए तो वहाँ पर जो कैंडिडेट जीतता है वो 1 लाख वोट लेता है या 1.5 लाख, लेकिन जीबी में क्योंकि आबादी का तनासुब कम है और वहाँ पर हमने ये भी देखा कि 2000 और 3000 वोट लेने वाले भी बाज़ का वो जीत जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी सियासी पार्टी जीते वो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए, वहाँ की आवाम के लिए वो तरक्की की जो मंजिलें हैं वो उसको आसान बनाए और जिस तरह का वो मंशूर है वो उसको इम्प्लीमेंट भी करे ताकि आवाम के गिलगित बल्तिस्तान के जो बुनियादी मसाइल है वो हल हो। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि ये जो खित्ता है ये एक टूरिस्ट स्पॉट बने और ये एक पाकिस्तान की पहचान बने। जी बहुत शुक्रिया।